सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार क्या है। हम अपने दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज का इस्तेमाल हम करते हैं उन सभी के लिए एक विशेष प्रकार का बाजार होता है, जहां जाकर हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट की खरीदी और बिक्री करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें कपड़े खरीदना या बेचना है तो इसके लिए कपड़ों का बाजार होता है। अगर ग्रोसरी लेनी या बेचनी हो तो ग्रोसरी मार्केट जाना होगा। ठीक इसी प्रकार जब हमें किसी कंपनी के शेयर में हिस्सेदारी लेनी या बेचनी होती है तो इसके लिए स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार होता है। शेयर बाजार शब्द का प्रयोग आमतौर पर कुछ वित्तीय क्षेत्रों जैसे शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट को एक्सप्रेस करने के लिए होता है। इन तीनों नामों का मतलब एक ही होता है। शेयर बाजार एक ऐसा मंच यानी कि प्लेटफॉर्म है जहां सभी खरीदार और विक्रेता स्टॉक एक्सचेंज में कंपनियों के शेयर और स्टॉक की खरीद और बिक्री के लिए सार्वजनिक रूप से एकत्रित होते हैं। वर्तमान में शेयर खरीदने के लिए अनेकों ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जिसकी सहायता से आप घर बैठे शेयर की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हमेशा रजिस्टर्ड और लोकप्रिय शेयर ब्रोकर के साथ ही डीमैट खाता खोलना चाहिए। शेयर का मतलब किसी कंपनी की कुल पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा होता है। हिस्सा से तात्पर्य है कि उस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है। जब कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराती है, अर्थात कंपनी पब्लिक होती है, तो वो ऐसे शेयरों को जारी करता है जिसे शेयर मार्केट के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है। कंपनी की कुल वैल्यू को शेयर्स की एक निश्चित संख्याओं में बांटा जाता है, जो बताता है कि उस कंपनी के शेयर उस कंपनी के कुल वैल्यू का कितना प्रतिशत है। स्टॉक एक्सचेंज भारत में स्टॉक एक्सचेंज एक केंद्रीकृत बाजार के रूप में कार्य करता है, जहां ट्रेडर और निवेशक द्वारा स्टॉक या शेयर, कमोडिटीज, बॉन्ड, करेंसी और डेरिवेटिव जैसे वित्तीय उपकरण खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों के बीच एक मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जब कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को पूरे देश में विस्तार करना चाहता है तो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी को सूचीबद्ध करवाती है, ताकि कोई भी निवेशक उस कंपनी में अपने धन को निवेश कर मुनाफा कमा सके। जब भी कोई कंपनी पहली बार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती है तो इस प्रोसेस को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। इसी आईपीओ के जरिए कंपनी पब्लिक को अपनी कंपनी का शेयर यानी कि हिस्सा बेचकर धन जुटाती है। भारत में ज़्यादातर लोग दो ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुनते होंगे। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई। लेकिन भारत में एसईबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज हैं। इन सभी में से एनएसई और बीएसई राष्ट्रीय स्तर के स्टॉक एक्सचेंज हैं, बाकी 21 जनरल स्टॉक एक्सचेंज हैं। इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में अधिक ट्रेड होने की वजह से ज़्यादा लोकप्रिय हैं। सभी स्टॉक एक्सचेंज बाजार में भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड यानी कि एसईबीआई के सभी नियमों का पालन करते हुए ट्रेडरों और निवेशकों से व्यापार करवाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? इसके विकास की कहानी बहुत दिलचस्प है। शेयर बाजार में कदम रखने वाले सभी लोगों को पता होता है कि भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं, पहला एनएसई और दूसरा बीएसई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता है। बीएसई एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। ये स्टॉक एक्सचेंज भारत आज़ाद होने के बाद देश का पहला और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था, जिससे अस्थायी रूप से सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्ट 1956 के तहत मान्यता दे दी गई। ये स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे तेज़ स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी क्षमता 6 माइक्रोसेकंड है, जो भारत देश का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई समय के साथ साथ आगे बढ़ता गया और वर्तमान में सबसे अधिक ट्रैक किया जाने वाला बेंचमार्क इंडेक्स है। बीएसई की स्थापना 1875 में द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में की गई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में रखा गया। बीएसई में 5300 से अधिक कंपनियां सूचीबद्ध हैं। बीएसई दो तरह के शेयर बाजारों में ट्रेड करता है। पहला है इक्विटी बाजार, ये शेयर में व्यापार करता है, जो किसी भी कंपनी के एक छोटे से हिस्से को खरीदने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा है डेरिवेटिव बाजार, ये बाजार हमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का अवसर प्रदान करता है,
जो भविष्य में कीमतों में होने वाले उतार और चढ़ाव से लाभ और हानि उठाने का अवसर प्रदान करता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, जो भारत देश की वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। NSE भारतीय शेयर बाजार की पहली डिमैटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिमय संस्था है। इक्विटी ट्रेडिंग के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE ने वर्ष 2000 में ही इंटरनेट के माध्यम से व्यापार शुरू कर दिया था। इनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में कहीं से भी व्यापार और निवेश कर सकता है। सेबी को यानी कि SEBI को आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा 1988 ईस्वी को स्थापित किया गया था, लेकिन वर्ष 1992 में भारतीय संसद द्वारा सेबी एक्ट 1992 को पारित होने के साथ ही इससे वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गई। जिस प्रकार भारतीय बैंकों की मॉनिटरिंग RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय पूंजी बाजार इंडियन कैपिटल मार्केट अर्थात शेयर बाजार स्टॉक मार्केट की मॉनिटरिंग रेगुलेट भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा SEBI के द्वारा की जाती है। सेबी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सेबी के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाती है। शेयर बाजार में सेबी की अहम भूमिका को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी भारतीय कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टेड कराना हो तो इसके लिए वो कंपनी IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, जिसके जरिए कंपनी के शेयर को बेचकर व्यापार के लिए पैसे जुटाती है। इस IPO को लाने से पूर्व उस कंपनी को सेबी से IPO लाने के लिए स्वीकृति लेनी होती है। स्वीकृति लेने के लिए सेबी के पास कंपनी के RSP रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टियस जमा करना होता है, जिसमें उस कंपनी के व्यापार से संबंधित सारा ब्यौरा मौजूद होता है, जिसकी जांच सेबी द्वारा की जाती है। इसके उपरांत अगर कंपनी द्वारा IPO लाने के सभी नियमों और शर्तों का पालन किया गया हो, तब उसे बाजार में IPO लाने की स्वीकृति दी जाती है। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको उन टर्मिनोलॉजी को जानना चाहिए जो आपको अच्छी कंपनी चुनने में मदद करेंगी। आपने ये शब्द सुना होगा, क्योंकि ये शब्द तब सामने आता है जब हम पहली बार निवेश का एनालिसिस करते हैं। शुरुआती निवेशकों को ये पता नहीं होता है कि इस टर्म को क्या कहते हैं, इसीलिए इस बुक में आपको टर्मिनोलॉजी की जानकारी दी गई है। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या है। टर्मिनोलॉजी विशिष्ट भाषा शब्दों और वाक्यांशों को संदर्भित करती है जो किसी विशेष क्षेत्र या डोमेन के भीतर उपयोग की जाती है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक एनालिसिस सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी के वित्तीय और आर्थिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है, और ये निर्धारित करने के लिए कि क्या यह एक अच्छा निवेश है या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, भावनात्मक एनालिसिस और वॉल्यूम एनालिसिस सहित स्टॉक एनालिसिस में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीके और उपकरण हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के वित्तीय और आर्थिक कारकों की जांच करके कंपनी के वित्तीय हेल्थ और भविष्य की संभावनाओं का मूल्यांकन करने की एक विधि है। फंडामेंटल एनालिसिस का लक्ष्य कंपनी के वित्तीय और उद्योग रुझान, मैनेजमेंट टीम और आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर स्टॉक के आंतरिक मूल्य का निर्धारण करना है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जानकारी का प्राथमिक स्रोत कंपनी के वित्तीय विवरण है, जिसमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल है। ये विवरण कंपनी की संपत्ति, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में विवरण प्रदान करता है, जिसका उपयोग करके वित्तीय हेल्थ और परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है। आपने अपने जीवन में कभी न कभी कंपास की मदद से गोल घेरा जरूर बनाया होगा। कंपास का पॉइंट बीच में रखकर पेंसिल को चारों तरफ घुमाने से एक गोल तैयार होता है। उसके अंदर के घेरे का एंगल 360 डिग्री का होता है। इससे अगर 4 भागों में विभाजित करें तो हर कोण 90 डिग्री का बनता है। इन 4 कोणों को मिलाने से ही एक पूर्ण परिधि यानी कि सरकमफ्रेंस बनता है। दरअसल इंसान का जीवन भी इस गोल चक्र की भांति है, जिसमें 4 कोण या कहें उसके जीवन के 4 पहलू हैं: शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक, जिसमें से एकमात्र बिंदु ऐसा होता है जिसकी वजह से गोल बनता है। ये इंसान के जीवन का 5वां और मुख्य बिंदु है, आध्यात्मिक पहलू, जिसे ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है।
ज्योमेट्री में जैसे गोल के आंतरिक हिस्से पर काम करवाया जाता है, उसका डायमीटर और रेडियस देखा जाता है, मगर मध्य बिंदु पर बाद में कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे ही इंसान भी जीवन के चारों कोणों को यानी कि गोल के अंदर के घेरे को जीवन समझ लेता है और उसी को बेहतर बनाने में लगा रहता है। जैसे मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरा तनाव कम हो, मेरे पास हर सुख सुविधा हो, रिश्तों में मुझे प्रेम मिले आदि। मगर आंतरिक बिंदु को वो भूल ही जाता है या उसे जानने को हमेशा टालते रहता है। वो अपने जीवन के उन्हीं 4 पहलुओं को अपना लक्ष्य मान लेता है। हर पहलू में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के विचार से अनजाने में उसका जीवन कई हिस्सों में बढ़ जाता है। वो इन 4 पहलुओं में संतुलन बिठाते रहता है जो कभी हो ही नहीं पाता। जैसे जब वो एक पहलू पर काम करता है तो बाकी पहलू छूट जाते हैं, जिससे जीवन में समस्याएं और उलझनें पैदा होती जाती हैं। असल में उसे पता ही नहीं है कि अगर वो अपने मुख्य बिंदु से जुड़ा रहे तो उसके जीवन का हर पहलू बेहतर बन सकता है। वो संतुलित, आनंदित और संतुष्टि भरा जीवन जी सकता है। जैसे एक सर्कल के 4 कोने बनने के बाद नया कोण भी बन सकता है, मगर उस अनमोल बिंदु की सहायता से, उसके बिना नहीं। उसी तरह इंसान भी अपने आध्यात्मिक पहलू पर कार्य करके अपने जीवन में नए आयाम खोल सकता है जो आज उसकी कल्पना में आ ही नहीं सकते। आपने देखा होगा कि ये मुख्य बिंदु पूरे गोल में एक ही होता है। गोल अलग अलग साइज के हो सकते हैं, मगर बिंदु हमेशा एक जैसा रहता है, पेंसिल की नोक जितनी। ठीक उसी तरह विश्व में अपने अपने जीवन के पहलू पर काम करते हुए अलग अलग लोग दिखते हैं, मगर उनमें मूल तत्व, चैतन्य और अपने जिंदा होने का एहसास एक ही होता है। इससे ऐसे समझें जैसे एक बड़ी सी कढ़ाई में बहुत सारे रसीले गुलाब जामुन रखे हैं। सारे गुलाब जामुन अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग रंग के हो सकते हैं, जैसे कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई चपटा, कोई गोल, कोई लंबा, कोई पतला, कोई काला, कोई गुलाबी, कोई पीला, मगर सभी में रस मात्र एक ही होगा। वो रस अलग नहीं होगा। सभी गुलाब जामुन में मिठास एक जैसी होगी, ना कि अलग अलग। एक यानी वो रस जो गुलाब जामुन के अंदर भी है और बाहर भी। सभी गुलाब जामुन एक ही रस में तैर रहे हैं। ऐसे ही सभी प्राणी, जीव निर्जीव के अंदर और बाहर भी एक ही चेतना है, या यूं कहें सभी जीव एक ही चेतना में तैर रहे हैं। इसीलिए सत्य ही कहा गया है कि विश्व के कण कण में चैतन्य है। जब सभी के अंदर और बाहर एक ही अनमोल तत्व है तो क्यों न उसे अलग अलग शब्द देने के बजाय वन ही कहें। उस एक बिंदु से जुड़े रहकर और सब में एक को देखते हुए ही सारा व्यवहार करें। जब आपका सारा लेन देन उसी वन के साथ होता है तब आप उस एक शक्ति को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखते हैं। कुछ भी कार्य करने से पहले या कोई भी डिसीजन लेने से पहले अगर आप उस वन को याद करें, चाहे वो किसी भी नाम से हो, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन सहज, सरल और शक्तिशाली बनता जाएगा। इस द पावर ऑफ वन से आपकी सभी समस्याएं, उलझनें समाप्त हो जाएंगी। सर्वधर्म एक समान, ये पंक्ति आपने सुनी होगी। इस पंक्ति में एक ऐसा शब्द है जो जादुई प्रभाव रखता है। आपको उससे अपने हृदय में रखना है। हृदय में रखते ही आपको उसकी शक्ति का एहसास होगा। यहाँ तक कि अगर आप उससे सिर्फ एक कागज़ पर लिखकर अपने जेब में रख लेंगे तो भी आपको उसका जादुई असर महसूस होगा। वो शब्द कौन सा है? सर्व, धर्म या फिर समान? वैसे तो हर शब्द की अपनी एक तरंग होती है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सचमुच जादुई असर रखते हैं। वो शब्द है एक, यानी कि वन। इस शब्द को आपको अपने मन की गहराई तक पहुंचाना है ताकि आप अपने जीवन में एक का चमत्कार देख सकें। ये वन क्या है और इससे आपके जीवन में कैसे चमत्कार होगा? इस प्रसिद्ध पंक्ति में सभी धर्म एक समान क्यों कहा गया है, जबकि सभी धर्मों के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं में बहुत फर्क होता है। इन सारे सवालों का जवाब इसी पंक्ति में है और जवाब है एक। ये एक क्या है जो सभी धर्मों को समान बनाता है? ये एक वो मूल लक्ष्य है जो सभी में समान है, जिससे कोई कहता है ईश्वर की राह पर चलना, तो कोई कहता है अल्लाह की बंदगी करना, किसी के लिए वाहेगुरु के मार्ग पर चलना, तो कोई समझता है गॉड को प्राप्त करना। असल में सभी धर्म प्रेम, शांति, अमन, पवित्रता, भाईचारे, ईमानदारी के साथ रहने की सीख देते हैं।
सभी धर्मों का मूल लक्ष्य सिर्फ वन तक पहुंचना है। भले ही ये लक्ष्य किसी भी प्रचलित तरीके से या किसी भी मान्यता को अपनाकर कोई भी कर्म कांड करके पूरा किया जाए, या यूं कहें हर धर्म के रास्ते भले ही अलग अलग हो, लेकिन मंजिल सभी की एक ही है। ये वन ही है जिसके होने से आप, हम और ये पूरी सृष्टि है। इस वन का अस्तित्व सभी धर्मों ने स्वीकारा है। हर धर्म में इस वन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। हर नाम या शब्द वास्तव में एक तरंग है जिसे सुनकर हम अपने अंदर के ईश्वर, अल्लाह, गॉड से कनेक्ट हो पाते हैं, जिससे हम अपने ही अंदर पा सकते हैं। अलग अलग सदियों में उस समय की ज़रूरत अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त संतों द्वारा अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई। हर धर्म का लक्ष्य उस वन तक पहुंचना था, लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे इंसान धर्म के मूल को भूलकर ऊपरी ऊपरी शिक्षाओं को ही महत्व देने लगा। अपने स्वार्थ और सुविधा अनुसार शिक्षाओं का उपयोग करने लगा। अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर अन्य धर्मों को कम आंकने लगा। इस तरह इंसान अनेक धर्मों में बंट गया। हालांकि सभी उस वन की तरफ ही इशारा करते हैं, फिर भी किसी के नाम का किसी पर सकारात्मक असर होता है, किसी पर नकारात्मक, तो किसी पर सामान्य असर होता है। जैसे अगर आप किसी दूसरे धर्म को नहीं मानते तो उस धर्म में वन का जो भी प्रचलित नाम होगा उसे सुनकर आप में कोई भाव नहीं जागेंगे। इसका कारण है हमारे भीतर सालों से जमी हुई मान्यताएं। इसीलिए इस पुस्तक में उन सभी प्रचलित नामों को छोड़कर सीधे वन शब्द का ही प्रयोग किया गया है, जिससे आप वन शब्द से जुड़ जाएं और कहीं भी वन शब्द लिखा देखें या पढ़ें या सुनें तो तुरंत अपने अंदर के अनुभव, चैतन्य और ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएं। हीरे की कीमत का अर्थ केवल पैसा नहीं है। जब हम वन को भूलकर जीने लगते हैं तब हमारा जीवन खंडित हो जाता है। किसी को भी टुकड़ों में अगर कुछ मिले तो वो उसे पसंद नहीं करता है। एक छोटे बच्चे को भी अगर आधा चॉकलेट दिया जाए तो वो उसे पसंद नहीं आता है। लेकिन आज के युग में इंसान टुकड़ों में जी रहा है। उसे पता ही नहीं चलता है कि खंडित जीवन से अदृश्य में क्या नकारात्मक असर हो रहा है। वो अनजाने में अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है। सोच कर देखें, आपके पास एक बहुत कीमती हीरा है, यानी कि डायमंड है। आप रोज़ सुबह इस हीरे का दर्शन करके खुश होते हैं। कुछ दिनों के लिए आप कहीं बाहर जाने वाले होते हैं, इसीलिए कीमती हीरे को बैंक के लॉकर में रखने जाते हैं। मगर जब आप बैंक पहुंचते हैं तो आपको पता चलता है कि हीरा बैग में ही नहीं है, कहीं खो गया है। अब आपके मन पर क्या गुजरेगी? आपको कितना दुख होगा। इतना कीमती हीरा जिसकी कीमत करोड़ों में थी, आपकी लापरवाही की वजह से कहीं खो गया या चोरी हो गया या गिर गया। इतना बड़ा नुकसान होने से हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं या कोई बड़ा झटका लगे, जैसे हार्ट अटैक, नर्वस ब्रेकडाउन होना आदि। हो सकता है आपको भारी कीमत चुकानी पड़े। खैर, ये तो एक बाहरी हीरा था जिसका नुकसान पूरा किया भी जा सकता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस माया की दुनिया में नकली में उलझकर आप खंडित जीवन जी रहे हैं और वन का अनुभव खो रहे हैं, जिसका आपको कोई दुख नहीं है। वन को भूलकर खंडित जीवन जीने को लोग कीमती नहीं मानते, क्योंकि लोगों के लिए कीमत का अर्थ है केवल पैसा। अगर किसी ने कहीं लाखों रुपये गंवा दिए तो ये उसे बहुत बड़ी कीमत लगेगी, लेकिन उसे नहीं पता कि वन को भूल कर जीना कितना असंतुष्टि भरा होता है। जो जानता है वो कहेगा वन के हीरे को मत गंवाओ। अगर आपने अपने बाकी हीरे गंवा दिए तो कोई बड़ा नुकसान नहीं, पर यह हीरा मत गंवाओ, मनुष्य जन्म को मत गंवाओ। किसी ने गाते हुए सच ही कहा है कि मानव जन्म अनमोल रे बंदे, इसे माटी में ना रोल रे। वन का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार। आप सबके मन में कभी न कभी ये प्रश्न जरूर उठा होगा कि आखिर ये सृष्टि बनी कैसे? चांद, तारे, नक्षत्र, धरती, आकाश आदि को किसने बनाया? कौन है जो इन सबको संचालित कर रहा है? और सबसे अहम सवाल ये है कि इंसान को किसने बनाया, क्यों बनाया, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आध्यात्मिक पुस्तकों में उपलब्ध हैं, जिन पर कुछ लोग विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि उनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इन्हीं प्रश्नों को हल करने के लिए आज वैज्ञानिक जी जान से कोशिश कर रहे हैं। कुछ रहस्यों को तो सुलझाया जा चुका है, परंतु आज भी अनेक प्रश्न अनसुलझे ही हैं। जैसे सारी सृष्टि के पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है और कैसे सब कुछ इतना सुचारू रूप से चल रहा है।
आज तक वैज्ञानिकों ने जो भी खोजें की हैं उसके अनुसार कुछ हजार अरब वर्ष पूर्व केवल एक बिंदु समान गहन ऊर्जा का अस्तित्व था, जिसमें किसी अज्ञात कारणों से महाविस्फोट हुआ और उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पहले वो अखंड था, फिर खंडित हुआ, जिससे बिग बैंग का नाम दिया गया। उस विस्फोट के कारण असंख्य छोटे छोटे कण इधर उधर बिखर गए और उनमें लगातार विभाजन होता रहा, अर्थात वो एक बिंदु अनेक छोटे छोटे हिस्सों में विभक्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये सृष्टि हमें अपने वर्तमान स्वरूप में दिखाई दे रही है। वो छोटे छोटे कण या कहें अणु मिलकर रूप लेते गए और एक निराकार वृत्त से आकार में परिवर्तित होता गया। सभी अणु एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी एक दूसरे से जुड़कर आकार ले रहे हैं। वहीं वन उनके अंदर चेतना के रूप में मौजूद है। अलग अलग होने के बावजूद भी वो सब एक दूसरे के ही अंश हैं। जैसे पानी में विद्यमान कण तरल रूप में बह रहे हैं, फिर भी जुड़े हुए हैं। भाव में ये कण दूर दूर हैं और आज़ाद भी हैं, मगर एक दूसरे का ही हिस्से हैं। विज्ञान के सहारे इंसान ये तो जान चुका है कि सभी वस्तुओं में उस एक का ही अंश है, या यूं कहें कि सब में एक ही है, मगर एक क्यों विभाजित हुआ? ये संसार बनने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये विज्ञान के लिए अभी तक अनसुलझी पहेली है।